Hello everyone, welcome back to my history class. So we will continue chapter 2nd of class 12th Kings, Farmers and Towns. In our previous videos, we have completed first two topics of topic 5. So now we will start 5.3 differences in rural society. So in earlier the previous topic we read about the agricultural production in some areas. So, about this agricultural production, which type of differences occur in the rural society? These we will read in this topic. While these technologies often led to an increase in प्रोडक्शन, जो न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे थे उससे प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, द बेनिफिट वर वेरी अनइवन. जो बेनिफिट इस प्रोडक्शन से हुआ था वो सबको इक्वल नहीं मिल रहा था, अनइवन था. कहीं बहुत ज़्यादा था, किसी को ज़्यादा मिल रहा था, किसी को कम मिल रहा था. What is evident is that there was a growing differentiation amongst people engaged in agriculture. So बहुत ज़्यादा डिफरेंस स्टार्ट हो गया था जो एग्रीकल्चर में लोग एंगेज थे. मीन्स कोई बहुत ज़्यादा रिच हो गया था, जिसको इस प्रोडक्टिविटी का ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था वो ज़्यादा रिच हो गए थे, जिनको बेनिफिट कम मिल रहा था वो पुअर हो गए थे. Stories, especially within the Buddhist tradition, refer to landless agricultural laborers. तो जो लेबरर थे, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, उनके बारे में जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की स्टोरीज़ हैं उनमें उनके बारे में लिखा है. स्मॉल पीजेंट्स के बारे में एज वेल एज लार्ज लैंड होल्डर्स के बारे में, उनकी क्या सिचुएशन थी. लार्ज लैंड होल्डर्स जो थे वो कैसे कंट्रोल रखते थे जो पुअर पीजेंट्स थे या फिर लैंडलेस लेबरर्स थे. The term Gahapati was often used in Pali text to designate the second and the third category. Gahapati, second, small peasants and third, large landholders जो थे उनके लिए ये term use होती थी. The large landholders as well as the village headman जिसकी पोजीशन जो थी वो मोस्टली कैसी होती थी, हेरिडिटरी मीन्स फादर के बाद उसका बेटा उस पोजीशन को हेयर करेगा, इनहेरिट करेगा. एमर्ज्ड एज पावरफुल फिगर्स, ये ज़्यादा पावरफुल फिगर्स थे. मीन्स सारा का सारा कंट्रोल कल्टिवेटर्स पे इनका ये होता था. एंड ओफन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर कल्टिवेटर्स, बाकी जो कल्टिवेटर्स थे उनके ऊपर भी ये अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करके रखते थे. अर्ली तमिल लिटरेचर, द संगमा टेक्स्ट जो हम चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे, ऑल्सो मैंशंस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज. सो संगमा टेक्स्ट जो क्या था, एक तमिल टेक्स्ट था, उसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज को उन्होंने इसमें मेंशन किया है. लार्ज लैंड ओनर्स जिसको क्या बोलते थे, वेलालर, प्लोमैन और उजावर. जो प्लोमैन होते थे वो क्या, उनको क्या बोलते थे, उजावर. एंड स्लेव्स और अधिमाई, जिनको अधिमाई बोला जाता था. तमिल में ये वर्ड्स हैं. एंड मार्क दीज words, these names as important because these type of questions can come in the form of MCQ. It is likely that these differences were based on differential access to land. तो ये जो differences थे, कोई बहुत ज़्यादा रिच था, कोई बहुत ज़्यादा पुअर था, और कोई लैंडलेस जो लेबरर्स बन गए थे, स्लेव थे, ये सब किस पे डिपेंड करता था, डिफरेंट कैटेगरीज थी लैंड की. और न्यू कुछ डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड करता था. लाइक एक्सेस टू लैंड, किसी के पास लैंड ज़्यादा थी, किसी के पास कम थी. लेबर, कौन कितनी ज़्यादा उसके ऊपर लेबर कर रहा था, कितना उसको उस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहा था, कितना उस पर काम कर रहा था. Some of the new technologies. In such a situation, questions of control over land must have become crucial. So, इसी सिचुएशन में कंट्रोल ओवर लैंड, जिसके जो जितना ज़्यादा वर्क कर रहा था, जिसने जितना ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडोप्ट किया, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जिसने की, डेफिनेटली उनका लार्ज अमाउंट पे कंट्रोल था. एज दीज वर ऑफन डिस्कस्ड इन लीगल टैक्स. सो ये सारी चीज़ें, कौन कितना ज़्यादा बड़ा लैंड लॉर्ड था, वो सब किस में डिस्कस किया गया, लीगल टेक्स्ट में. सो हेयर
द डेफिनेशन ऑफ गहापति इज गिवन। अ गहापति वॉज द ओनर। कौन होता था गहापति? किसको ये पोजीशन दी जाती थी? किसको गहापति के नाम से डिनोट किया जाता था? जो ओनर होते थे, मालिक होते थे, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड, घर के हेड जो होते थे। दिस टाइप ऑफ टर्म्स ऑल्सो कैन कम इन द फॉर्म ऑफ MCQ and maybe as a question that like explain about the Gahapati who exercised control over the women, children, slaves and workers who shared a common residence। जो एक ही घर में रहने वाले जितने भी लोग होते थे तो उनका एक मेन हेड होता था, फैमिली ओनर होता था, पूरे घर का हेडमैन जो होता था उसे क्या बोलते थे? गहपति। जिसमें अंडर सारे के सारी पूरी फैमिली के जितने भी लोग होते थे, जो वेमेन, चिल्ड्रन, जितने बच्चे, जितनी औरतें और स्लेव्स, वर्कर्स, जो भी एक ही घर में रहते थे, सब उसके अंडर, उसके कंट्रोल में रहते थे। ही वॉज ऑल्सो द ओनर ऑफ द रिसोर्सेज। घर के जितने भी रिसोर्सेज होते थे, मीन्स जितनी प्रॉपर्टी है, लैंड है, या फिर जहाँ से भी इनकम सोर्सेज वगैरह होते हैं, सब कुछ रिसोर्सेज लाइक लैंड, एनिमल एंड अदर थिंग्स दैट बिलोंग टू द हाउस होल्ड। जो भी घर वालों से, ऐसा नहीं है कि मान लो वुमेन की कोई प्रॉपर्टी, वुमेन की अगर बात करें लाइक उनकी ज्वेलरी वगैरह है या उनके पास जो भी रिसोर्सेज है और उन सब का होल्ड मीन्स सबका मालिक, ओनर कौन होता था, सबका कंट्रोल किसका होता था सबके ऊपर? गहापति का। समटाइम्स द टर्म वॉज यूज एज अ मार्कर ऑफ status for men belonging to the urban elite including wealthy merchants। so एक टर्म यूज होती थी मार्कर ऑफ स्टेटस। स्टेटस जिसको बना के भाई हाँ इसका स्टेटस कैसा है, वो किसके लिए? जो अर्बन इलाइट, अर्बन मीन्स जो रिच लोग होते थे ना, शहर के जो रिच लोग होते थे, जिसमें कौन होते थे? वेल्दी मर्चेंट्स। So now come to the land grants and new rural elites. Before this we need to read source 7 life in a small village। एक छोटे से गांव में कैसी लाइफ थी, लोग किस तरह जी रहे थे, क्या उनकी सिचुएशन थी, एवरीथिंग इज देयर। द हर्ष चरिता इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना। मार्क दिस एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। हर्ष चरित्रा जो थी वो किसकी बायोग्राफी थी? हर्षवर्धना की। सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो तो आपके सोर्स से आते ही आते हैं। एंड MCQs एंड क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आपके सोर्स में से आ सकते हैं। सो प्लीज मेक ईच एंड एवरी वर्ड एज इम्पोर्टेंट। द रूलर ऑफ कन्नौज, हर्षवर्धना कौन थे? कन्नौज के रूलर। तो इस तरह के MCQ बन के आ सकते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज? कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोइट बाण भट्टा। अब कोर्ट पोइट कौन थे उनके? बाण भट्टा। यहाँ से ना कितने सारे पॉइंट्स निकल रहे हैं। 7th century CE। दिस इज एन एक्सर्प्ट from the text, an extremely rare representation of life in a settlement on the outskirts of a forest in the विंध्यास। विंध्या जो पर्वत थे उनके आसपास आउटस्कर्ट्स के जो जंगलों में जो रहते थे, उनकी एक सेटलमेंट के बारे में उन्होंने बताया है कि वहाँ पे जो सेटलमेंट थी उन लोगों की लाइफ कैसी थी। इस एग्जैक्ट में ये गिवन है। द आउटस्कर्ट बीइंग फॉर द मोस्ट पार्ट फॉरेस्ट। क्या था? मोस्टली जंगल वाला एरिया था। मैनी पार्सल्स ऑफ राइस लैंड, राइस लैंड के जो कुछ एरियाज थे, थ्रेशिंग ग्राउंड एंड अरेबल लैंड वर बीइंग अपोर्शनड बाय स्मॉल फार्मर्स। सो ये जो राइस लैंड, जो खेती करने वाली जो अरेबल लैंड थी, उसको छोटे छोटे फार्मर्स ने बांट रखा था अपने आपस में, उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में उनको बांट रखा था। इट वॉज मेनली स्पेड कल्चर। स्पेड क्या होती थी? कुदाल वाली। तो प्लो कल्चर, प्लो होता है जिसे प्लोइंग, हल चला जाए, तो ये क्या थी? स्पेड कल्चर थी। ओइंग टू द डिफिकल्टी ऑफ प्लोइंग द स्पार्शली स्कैटर्ड फील्ड। तो प्रॉब्लम होती थी हल से, स्पार्शली स्कैटर्ड होती थी मीन्स दूर दूर बिखरे बिखरे छोटे छोटे लैंड मास होते थे जो अरेबल लैंड थे, जो जिसमें जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पॉसिबल थी। बाकी कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे नहीं थी, तो वहाँ पे प्लोइंग पॉसिबल नहीं थी। वहाँ पे वो कुदाल से ही उसकी क्या करते थे? प्लोइंग करते थे।
covered with okay scattered field covered with grass with their few clear spaces. कहीं कहीं क्लियर स्पेस थे ना, कहीं पे ग्रास जो थी वो ज़्यादा थी, तो उसको उसके अंदर हल चलाना मुश्किल था. देयर ब्लैक सोयल स्टिफ एज ब्लैक आयरन, और वो काली मिट्टी किस तरह से टफ थी, कितनी हार्ड थी, लाइक ब्लैक आयरन, काले लोहे जैसी थी. तो कई जगह मिट्टी ऐसी थी कि उसमें हल चलाना या फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं थी. तो जो छोटे छोटे लैंड मास थे, पीस ऑफ लैंड थे, वहाँ पे वो कुदाल से ही एग्रीकल्चर जो प्लोइंग थी वो कुदाल से ही करते थे. देयर वर पीपल मूविंग अलोंग विद बंडल ऑफ बाग. तो वो जो होती है ना पेड़ों की जो स्किन होती है उसके बंडल्स, उसकी गठरियाँ बांध के, सेक्स काउंटलेस सेक्स ऑफ प्लग्ड फ्लावर्स, बोरे भर के बहुत सारे अनगिनत टूटे हुए फूलों के बोरे भरे हुए थे. लोड्स ऑफ फ्लैक्स एंड हैम्प्स बंडल. फ्लैक्स क्या होता है? अलसी. अलसी एक ऐसे ही सीड्स की तरह होती है, अलसी. एंड हैम्प बंडल. हैम्प क्या होते हैं? सन. सन सन जो होता है जिससे रस्सियाँ वगैरह बनती हैं. तो एक तरह का इसी तरह का कुछ आइटम होता है जिसके साथ लाइक अदर सिल्क वगैरह के साथ मिलके वो रस्सियाँ बनाई जाती हैं उसकी. क्वांटिटीज़ ऑफ हनी. हनी की बहुत सारी हनी होती थी. पिकॉक स्टेल फीदर. पिकॉक मोरपंख जो होते हैं. रैट्स ऑफ वैक्स. एंड वैक्स की, मोम की मालाएं बनी हुई होती थी. लॉग्स लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं. एंड ग्रास. विलेज वाइफ्स हैज टर्न्ड एंड रूट फॉर नेबरिंग विलेजेस. सो जो गांव की जो महिलाएं थी वो रेडी रहती थी, जो भी रूट में उनके रास्ते में जितने भी गांव आते थे, ऑल इंटेंट ऑन थॉट्स ऑफ सेल. जितना भी उनके पास सामान होता था ना बेचने के लिए, इस गांव में जो भी रास्ते में आते थे, और ये सारा सामान लेके वो चलते थे कि जहाँ पे भी कोई उनको खरीदने वाला, सामान को खरीदने वाला मिले उसको वहाँ पे सेल कर दें. एंड बियरिंग ऑन देयर हैड्स बास्केट्स फिल्ड विद वेरियस गैदर्ड फॉरेस्ट फ्रूट्स. बहुत सारे जंगल से फ्रूट्स वगैरह तोड़ के लेके आते थे और टोकरियाँ भर के अपने सिर पे लेके वो घूमते थे और गांव रास्ते में जितने भी गांव होते थे उनमें सेल करने के लिए जाते थे. मीन्स ये उनका एक अर्निंग सोर्स था. नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल इलाइट्स. रूरल इलाइट्स कौन से लोग थे? जो रूरल एरिया से जो प्रोस्पेरिटी जिनको मिली थी, जो ज़्यादा रिच थे, तो वो कौन थे? लैंड ग्रांट्स. लैंड ज़मीनें जो थी वो किसके नाम पे होती थी, किसको वो ग्रांट की गई थी, दी गई थी. ज़मीनें किसी को दान में दी गई थी या किसी को वैसे एक दूसरे के नाम ट्रांसफ़र की थी पैसों के बदले या किसी अनदर थिंग्स के बदले. तो जो जैसे भी था वो हम इसमें रीड करेंगे. From the early centuries of the Common Era, we find grants of land being made. तो जो अर्ली सेंचुरीज है कॉमन एरा की, कॉमन एरा की बात हो रही है, बिफोर कॉमन एरा नहीं, कॉमन एरा की अर्ली सेंचुरीज मीन फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी वाले जो टाइम था. तो लैंड ग्रांट्स की जो हैं वो हुई, उसके कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं. मैनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस. तो बहुत सारी जो लैंड ग्रांट्स हैं वो इंस्क्रिप्शंस में भी रिकॉर्ड की गई हैं. सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस वर ऑन स्टोन. ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें से कुछ किस पे हैं? स्टोन पे. बट मोस्ट वर ऑन कॉपर प्लेट्स. ज़्यादातर किस पे ही? कॉपर प्लेट्स की पे. विच वर प्रोबेबली गिवन एज अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड. जो ट्रांजेक्शन की है, जैसे अभी भी होता है ना, ऐसे ही कोई प्रॉपर्टी है किसी के नाम रजिस्टर की जाती है तो रिटन पेपर्स होते हैं, पेपर्स में सारा उसका पूरा का पूरा डाटा मेंटेन किया होता है कि कितनी उसकी ब्रेड्थ है, कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी चौड़ाई लंबाई, सब कुछ उसमें मेजरमेंट पूरी की पूरी होती है. तो इस तरह की जो लैंड के बारे में जो डिस्क्रिप्शन होती थी सारी की सारी कॉपर प्लेट्स पे मेंशन की जाती थी और रिकॉर्ड एज अ रिकॉर्ड जिसको वो दी जाती थी लैंड, उसको वो कॉपर प्लेट का वो रिकॉर्ड दिया जाता था. The records that have survived are generally about grants of religious institutions or to
ब्राह्मणास। सो ज़्यादा जो रिकॉर्ड्स हैं जो आज तक भी जो सरवाइव कर पाए हैं तो मोस्टली वो कौन से थे, जिनको ज़मीनें दी गई थी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को या फिर ब्राह्मणास को, वो जो हमें एविडेंस में मिले हैं। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन संस्कृत in some cases, and especially from the 7th century onwards, parts of the inscriptions was in Sanskrit, while the rest was in the local language such as Tamil और तेलुगु। सो पहले जो जितनी भी इंस्क्रिप्शंस थी मोस्टली किस में थी, संस्कृत में, बट बाद में 7th सेंचुरी के बाद कुछ पार्ट इंस्क्रिप्शन के संस्कृत में थे और बाकी सारा का सारा जो कंटेंट था वो किस में था, लोकल लैंग्वेज में, लाइक तमिल और तेलुगु जो थी। लेट अस लुक एट वन सच इंस्क्रिप्शन मोर क्लोजली। अब उनमें से एक इंस्क्रिप्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में देखते हैं। प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू सेकंड जो थे उनकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्ता। मार्क दिस एज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सो मार्क इट एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। टाइमलाइन गिवन है 375 टू 415 CE। सो आपके जो MCQs आते हैं उसमें 1 और 2 क्वेश्चंस आपके टाइमलाइन से ही आते हैं। शी वॉज मैरिड इनटू अनदर इम्पोर्टेंट रूलिंग फैमिली। अब वो एक और रूलिंग फैमिली में, राजा महाराजाओं की जो रूलर की फैमिली में उसकी शादी हुई, दैट ऑफ द वकतकास। तो ये वकतकास जो थे उनके एक फैमिली में उनकी शादी हुई, हु वर पावरफुल इन द डेक्कन, डेक्कन एरिया में, सदर्न एरिया में वो पावरफुल थे। अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, women were not supposed to have independent access to resources such as land। जो हमारे संस्कृत लीगल टेक्स्ट हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी वुमेन को ये राइट नहीं था कि वो लैंड को ओन कर सकें, उनके पास एक्सेस ही नहीं था। However, the inscription indicates that प्रभावती had access to land। अब इस इंस्क्रिप्शन में ये भी कहा गया है कि प्रभावती गुप्ता जो थी उनके पास लैंड का एक्सेस था, वो लैंड ओनर थी। तो हमारे जो जितने भी लीगल टेक्स्ट हैं या हिस्टोरियंस ने जो भी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है वो आइडियाज़ पे बेस्ड है। उन्होंने आइडिया लगाया कि हाँ ऐसे होगा, ये पॉसिबिलिटी हैं, ये जो पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, एग्जैक्ट नोबडी नोज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स। ठीक है ना, नहीं पता कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, नहीं हम उसको, बिकॉज कोई ऐसा नहीं है ना कि जो पास्ट में जाके देख के आए, या वहाँ की नॉलेज कहीं ऐसा नहीं है कि किसी मूवी में रिकॉर्ड हुई है। जो रिटर्न जितना भी रिकॉर्ड मिला है उन सबको रिलेट करके आपस में जोड़ के, उनसे जो भी रिलेवेंस नॉलेज मिलती है उन सबको जोड़ के, उन सबको इकट्ठा रख के जो भी आइडिया आता होता है, जो बाद में जो कंक्लूज़न निकलता है उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो इंस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि लैंड एक्सेस था प्रभावती गुप्ता के पास, विच शी देन ग्रांटेड, उसने फिर ग्रांट किया और दूसरों को वो ट्रांसफ़र की। दिस मे हैव बीन बिकॉज शी वॉज अ क्वीन, हो सकता है कि वो रानी थी सिर्फ इसलिए। वन ऑफ द फ्यू नोन फ्रॉम अर्ली इंडियन हिस्ट्री, और हर सिचुएशन वॉज देयर फॉर एक्सेप्शनल, हो सकता है कि उसकी सिचुएशन एक्सेप्शनल हो, क्वीन थी, मे बी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हो कि उनमें कोई और इनहेरिट करने वाला ना हो प्रॉपर्टी को, इसलिए लैंड का एक्सेस उनको दे दिया गया हो, तो कोई भी एक्सेप्शन हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द प्रोविजंस ऑफ लीगल टेक्स्ट वर नॉट यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड। तो ये भी कहा गया कि जो लीगल टेक्स्ट के जो भी रूल्स थे, जो प्रोविज़न था, वो हर जगह एक जैसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। कहीं एक्सेप्शनल केस थे जहाँ पे जैसी सिचुएशन थी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन रूल्स को चेंज कर दिया जाता था। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट रूरल पॉपुलेशन। अब इसी इंस्क्रिप्शन में जो प्रभावती गुप्ता से रिलेटेड है उसमें रूरल पॉपुलेशन के बारे में भी कुछ आइडिया मिलता है कि किस तरह की उनकी कंडीशन थी, किस तरह लोग रहते थे, एवरीथिंग। दीज इंक्लूडेड ब्राह्मणास एंड पीजेंट्स। अब किस किस के बारे में है, ब्राह्मणास और पीजेंट्स के बारे में, एज वेल एज अदर हु वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ प्रोड्यूस टू द किंग और हिज रिप्रेजेंटेटिव। और बाकी किसके बारे में, जो
प्रोड्यूस और कुछ प्रोड्यूस कोई आर्टिसंस होंगे, लाइक अगर किसी आर्टिसन की बात करें, गोल्ड स्मिथ की बात करें, तो वो भी तो प्रोडक्टिविटी उनके भी तो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी किंग को प्रेजेंट करते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स वो जो उनके होते थे, उनके लिए जो भी प्रोड्यूस करते थे, उन सब के बारे में इस इंस्क्रिप्शन में गिवन है. एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन दे वुड हैव टू ओबे द न्यू लॉर्ड ऑफ द विलेज. सो इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो भी विलेज का न्यू लॉर्ड होता था, विलेज जिसके भी कंट्रोल में होता था, परहैप्स पे हिम ऑल दिस ड्यूज. ये सारे ड्यूज जो हैं वो किसको पे करते थे? जो भी लॉर्ड होता था, जिसके भी कंट्रोल में वो होता था. Land grants such as this one have been found in several parts of the country. जैसे इस तरह का लैंड ग्रांट जो प्रभावती गुप्ता वाला ना, इस तरह के लैंड ग्रांट और पार्ट्स में भी मिले हैं. These were regional variation in the sizes of land donated, ranging from small plots to vast stretches of uncultivated land, and the rights given to donors, the recipient of the ग्रांट. तो ये जो है वो वेरिएशन थी, सेम नहीं थी. कहीं पे छोटे साइज़ के पीस ऑफ लैंड जो थे वो डोनेट किए हैं, कहीं पे बहुत बड़े बड़े जो लैंड मास हैं वो डोनेट किए हैं. और डिपेंड करता है कि वो कल्टीवेटेड हैं या फिर अनकल्टीवेटेड एरिया हैं जो खाली पड़े हैं, ऐसे ही फॉरेस्ट्री एरिया हैं, या फिर जहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है उनको डोनेट कर दिया है. तो वो डिफ़र करता है, वेरी करता है, इक्वल नहीं है. The impact of land grants is a subject of heated debate among historians. ये जो land grants का है, ये historians में इसका हमेशा ज़ोर शोर से इसके लिए डिबेट होती रहती है. कोई किसी पॉइंट को मानता है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हैं. जो भी वो हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस में उन्होंने रीड किया, उसके अकॉर्डिंग सबके पॉइंट ऑफ व्यू डिफ़र करते हैं, वेरी करते हैं. तो इस पर हमेशा डिबेट होती रहती है. कोई अपने किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है, किसी का कुछ है, तो इसमें हिस्टोरियंस की डिबेट होती रहती है. सम फील दैट लैंड ग्रांट्स वर पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी अडोप्टेड बाय रूलिंग लाइनेजेस टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज. कुछ तो ये कहते हैं कि ये जो अनकल्टिवेटेड लैंड को ग्रांट करते थे ना, दूसरों को दे देते थे, उसको डोनेट करते थे, इसका मेन मोटिव क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को अंडर कल्टिवेशन लाया जाए. ये भी पॉसिबिलिटी है. Others suggest that land grants were indicative of वीकनिंग पॉलिटिकल पावर. कुछ कहते हैं कि जो राजा वीक हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे, वो अपनी ज़मीनों को ग्रांट कर रहे थे अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, लोगों के अंदर अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा बनाने के लिए. एज किंग वर लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर सामंतास, दे ट्राइड टू विन एलाइज बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ लैंड. तो जो भी उनकी नीचे जो लोग होते थे सामंताज के सामने, अगर जो वीकन होने लगते थे ना, कमज़ोर होने लगते थे, तो वो अपने प्रजा को, अपने आसपास के लोगों में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए लैंड ग्रांट करना स्टार्ट कर देते थे. ये पॉसिबिलिटीज़ तो हैं. दे ऑल्सो फील दैट किंग्स ट्राइड टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज सुपरमैन. हाँ, ये भी है. अब ज़मीनें दान करेंगे तो ज़्यादा दानी बनेंगी. महान बनने के लिए, सुपरमैन बनने के लिए भी हो सकता है कि वो इस तरह के काम करते हों. एज वी सो इन द प्रीवियस सेक्शन, अभी पिछले सेक्शन में जो हमने पढ़ा ना कि जो ज़मीनों को देने वाले उनकी पोजीशन कैसी थी. जैसे राजा के बारे में हमने पढ़ा कि लोगों की क्या सोच थी राजा के लिए कि वो इतना ज़्यादा टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपनी प्रजा के सामने अपनी जो पोजीशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी हो सकता है. Because they were losing control, they wanted to present at least a facet of power. हाँ, तो वहाँ पे वो अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा ना कि राजा जब जाता है तो लोग क्या कहते हैं कि दिन में राजा के चोर कमांडर जो हैं वो टैक्स पे करते हैं, रात को चोर लूटते हैं, हर तरह लूट मार हो रही है हर तरफ. तो इस तरह वो अपनी पावर को रीगेन करने के लिए हो सकता है कि लैंड ग्रांट करते हों लोगों में अपने आप को महान बनाने के लिए. नेक्स्ट, सोर्स 8, प्रभावती गुप्ता एंड द विलेज ऑफ डंगुना. डंगुना गांव की बात हो रही है. प्रभावती गुप्ता वहाँ पे लोगों को क्या बताती हैं, ये इस एग्जैप्ट में दिया है. दिस इज़ व्हाट प्रभावती गुप्ता स्टेट्स इन हर इंस्क्रिप्शन. उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन में क्या यहाँ पे लिखा है, क्या कहा है. प्रभावती गुप्ता कमांड्स द ग्रामा कुटुम्बिनन
ग्रामा कुटुम्बिनस, ग्रामा कुटुम्बिनस से इससे पता लग रहा है ना, हाउस होल्डर्स, पीजेंट लिविंग इन द विलेज, जो उस गांव में रहने वाले लोग हैं ना, उनको वो क्या कहती हैं, क्या कमांड्स कर रही हैं, क्या ऑर्डर दे रही हैं। ब्राह्मणास एंड अदर लिविंग इन द विलेज ऑफ डंगुना, जो जो गांव में रहते हैं सबको, ब्राह्मणास को, पीजेंट्स को, हाउस होल्डर्स को, जो भी गांव में रहता है उनको वो किस तरह की कमांड्स दे रही हैं। बी इट नोन टू यू दैट ऑन 12th लूनर डे, 12th लूनर डे जिसको क्या बोलते हैं ना, द्वादशी बोला जाता है, लूनर डे ऑफ द ब्राइट फोर्थ नाइट ऑफ कार्तिका, कार्तिक मास की जो चांदनी, ब्राइट वाली कौन सी होती है, चांदनी रात जो होती है ना, चांदनी द्वादशी। वी हैव इन ऑर्डर टू इंक्रीज आर रिलीजियस मेरिट डोनेटेड दिस विलेज विद द पोरिंग आउट ऑफ वाटर। तो वो क्या कह रहे हैं ना, पोरिंग पानी को, जैसे जल के साथ जल, जैसे सूर्य जल को जल दिया जाता है ना, इसी तरह चंद्रमा को जल देते हुए हम इस गांव को डोनेट कर रहे हैं, अपने रिलीजियस मेरिट्स, अपने भक्तिपूर्ण जो श्रद्धा है उससे हम इसको डोनेट कर रहे हैं। टू किसे, आचार्य, कौन है ये, आचार्य चनल स्वामी, चनल स्वामी जो हैं उनको इन्होंने डोनेट कर दिया। यू शुड ओबे ऑल हिज कमांड्स, अब आपको उनकी कमांड्स को ही ओबे करना है, उनको मानना है, फॉलो करना है। वी कन्फर ऑन द फॉलोइंग एग्जेम्पशंस टिपिकल ऑफ एन अग्रहारा, अग्रहारा के लिए ये सारी एग्जेम्पशंस होंगी। बिफोर दिस यू नीड टू रीड द डेफिनेशन ऑफ अग्रहारा। अग्रहारा क्या होता था, एन अग्रहारा वॉज लैंड ग्रांटेड टू अ ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण को जो लैंड ग्रांट की जाती थी ना, दान दी जाती थी, उसे क्या बोला जाता था, अग्रहारा, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था। अदर जो पीजेंट्स होते थे उनको टैक्स पे करना होता था। हु वॉज यूजुअली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू एंड अदर ड्यूज टू द किंग एंड वॉज ऑफन गिवन द राइट टू कलेक्ट दीज ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल। तो ये जो ड्यूज वगैरह थे वो लोकल पीपल जो होते थे उनको जो देना पड़ता था ना, लोकल जो पॉपुलेशन थी उनको जो टैक्स देने होते थे वो इनको नहीं देने होते थे। अग्रहारा जो जमीन होती थी, ब्राह्मणा को जो दान दी गई थी, सो अग्रहारा। तो ये सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट की गई थी, कौन कौन सी, नोट टू बी एंटर्ड बाय सोल्जर्स एंड पुलिसमैन, कोई पुलिस वाला या कोई सोल्जर आपके गांव में कभी भी एंटर नहीं करेगा। एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ग्रास, उनको चारा वगैरह देना उनके एनिमल्स के लिए। हाइड्स एज सीट्स, एनिमल्स की वो जो स्किन से कुछ आसन बनाना, सीट वगैरह बनाना ना, लाइक सोफे जैसे, फॉर एग्जांपल जैसे चेयर बना देना, सोफ़ा बना देना, तो वो उनको नहीं दिया जाएगा। एंड चारकोल टू टूअरिंग रॉयल ऑफिसर्स, और चारकोल वगैरह जो होती हैं वो उनको रॉयल ऑफिसर्स जो भी आएंगे, जो भी राजा के जो ऑफिसर आएंगे उनको नहीं दिए जाएंगे। एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रॉयल प्रीरोगेटिव ऑफ, जो प्रिविलेजेस होती है ना, रॉयल प्रिविलेजेस, उनको जो आदर सम्मान में जो गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही देते हैं, वो सब इस गांव से नहीं दिए जाएंगे। परचेजिंग फर्मेंटिंग लिकर एंड डिगिंग सॉल्ट, तो जो लिकर, फर्मेंटिंग लिकर जो होती थी वो वहाँ से परचेज करने के लिए जो आते हैं, सोल्ट वहाँ से निकालने आते हैं, ये सब एग्जेम्प्ट होगा, वो नहीं आएंगे ये सब लेने के लिए। द राइट टू माइंस एंड खदीरा ट्रीज, तो माइंस का जो खदान है या खदीरा जो ट्रीज हैं उन सब की भी एग्जेम्प्ट होगा, वहाँ से नहीं लेंगे। एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू सप्लाई फ्लावर्स एंड मिल्क, फ्लावर और मिल्क की, दूध की सप्लाई भी उनको नहीं करनी है। इट इज़ डोनेटेड, ये डोनेटेड है, टुगेदर विद द राइट टू हिडन ट्रेजर्स एंड डिपॉजिट्स एंड टुगेदर विद मेजर एंड माइनर टैक्सेस, तो सब कुछ ये डोनेटेड विलेज है, इसमें कोई हिडन ट्रेजर या जो भी है वो सब कुछ इनका होगा, और कोई मेजर माइनर टैक्स इनको पे नहीं करना है, वो इन सब से क्या है, एग्जेम्प्टेड है। दिस चार्टर हैज़ बिन रिटन इन द 13th regnal ईयर, इट हैज़ बीन एनग्रेव्ड बाय चक्रदासा, ये जो लिखा गया है ना, ये किसने एनग्रेव किया है, चक्रदास ने।
सो इस तरह के भी आपके MCQ एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि ये जो एग्जॉप्ट है प्रभावती गुप्ता का, जो डंगुना गांव की जो कमांड उन्होंने जो दी है वो किसने एनग्रेव किया है, हु एनग्रेव्ड इट। लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन कल्टीवेटर्स एंड द स्टेट। तो उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप, किस तरह की रिलेशनशिप हैं, मे बी हो सकता है कि वो उनको उनके अच्छे काम के लिए दे रहे हों, या फिर हो सकता है कि उनको एनकरेज करने के लिए दे रहे हो, मोटिवेट करने के लिए। तो ये रिलेशनशिप को भी दिखाता है। हाउ एवर देयर वर पीपल हु वर ऑफन बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑफिशियल्स और सामंताज। तो कुछ लोग थे जो सामंताज और ऑफिशियल्स की पहुंच से बाहर थे, मीन्स उनके कंट्रोल में नहीं थे। कौन थे? पेस्टोरलिस्ट, पेस्टोर जो पशुपालन करने वाले थे ना, पेस्टोरलिस्ट वो। फिशर फोक, मछलियाँ पकड़ने वाले। हंटर गैदरर्स, ये क्या होते थे? नोमैडिक होते थे। ये सेटल्ड तो होते नहीं थे, तो ये उनकी पहुंच से बाहर थे, ना इनसे वो टैक्स ले सकते थे, ना ही वो इनके कंट्रोल में थे, वो अपनी मर्जी के मालिक थे। मोबाइल और सेमी सेडेंट्री आर्टिसंस, मोबाइल वही घुमंतु जो घूमने वाले होते हैं, सेमी सेडेंट्री वही जो थोड़ा कम घूमने वाले होते हैं, सेटल्ड होते हैं बट वो परमानेंटली सेटल्ड नहीं होते। Artisans and shifting cultivators, generally such group did not keep detailed records of their lives and transactions। उनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो इनके बारे में नहीं पता एग्जैक्टली, वी डोंट नो कि उनका उनके ऊपर कितना कंट्रोल था गवर्नमेंट का, ऑफिशियल्स का। सो वी इट वाज नॉट क्लियर। सो विद this topic is completed. So in next video we will start next topic. So for now, good day.